बस 1 मिनट। नया 5G सिम लिया है, मैंने चेक कर लूँ नाम की 5G है कि स्पीड में भी 5G है। ओ तेरी, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखिए देखिए कितनी स्पीड आ रही है। ओह, मुझे याद है 2004 में जब मैंने पहली बार फ़ोन लिया तो उसने बोला कि इसमें इंटरनेट चलेगा। हम हैरान, एक छोटी सी डिवाइस में इंटरनेट चलेगा। पर उस टाइम अगर ये बोला जाता कि इतनी स्पीड होगी कि जितनी पेन ड्राइव की नहीं है फिजिकल लगाने पर, तो हमने यकीन ही नहीं करना था। उसी दौरान की बात है, एक दोस्त विदेश जा रहा था और हम उसको ताने मार रहे थे, तुम अंग्रेजों की गुलामी करने जा रहा है जिनको हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला है, अब वहाँ जाके उसके उनके तलवे चाटेगा। और आज हम उससे पूछ रहे हैं, भाई ये तो बता कि कैसे करें बच्चे का जल्दी से वीज़ा लग जाए और आगे क्या पढ़े और कौन सी स्ट्रीम चुने कि वो वहाँ का पीआर हो जाए। पंजाब की तो ये हालत है, कॉलेज तो कुछ बंद हो चुके हैं, अब स्कूलों की बारी है। अगर कोई डेवलपिंग नेशन वीज़ा नहीं पीआर ऑन अराइवल दे दे तो चाहे घर बेचना पड़े, चाहे ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे किडनी बेचनी पड़े, अगले दिन आपको एक भी बंदा पंजाब में नज़र नहीं आएगा। जो कौम 1.25 लाख से एक लड़ने को तैयार है और पीछे हटने को नहीं, वो आज अपना घर छोड़कर भाग रही है। क्या विडंबना है। एक तरफ तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे बच्चों को विदेश भेज दो, जल्दी से इनका वीज़ा आ जाए और ये यहाँ से विदेश दूर चले जाए। और उसी अरदास के अंत में कहते हैं जो धाम पाकिस्तान में रह गए हैं उसके खुले दर्शन की कामना करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसका मेन कारण क्या है कि सभी पंजाब में बाहर क्यों जाना चाहते हैं, तो अंत में एक ही बात पर आके बात रुकती है, सिस्टम। वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ सिस्टम बहुत खराब है। सिस्टम से अर्थ है पॉलिटिकल सिस्टम। जिस पॉलिटिक ने इस राज्य का ये हाल कर दिया है कि जो राज्य एक बड़ा बेटा होने का फर्ज पूरा करता था, जो राज्य 70 से 80% अनाज उगा के देता था ताकि हमें विदेश से जाना पड़े, आज यहाँ के लोग ही विदेश जा रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, हम तो दूर ही रहते हैं भाई इससे। चलो मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करता हूँ कि हमारा ज़्यादातर लोगों का मेन पर्पस होता है लाइफ में पढ़ाई करना, पेपर क्लियर करना और पैसा कमाना। वी नीड पावर, वी नीड पोजीशन, हम पैसा कमा सकें ताकि हम अच्छी लाइफ जी पाए। एक विचारक है हना जोन्स, वो कहती हैं यही हमारी बर्बादी का कारण है। अब बोलोगे ये तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, पैसा होगा तो ही तो हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे। आपको नहीं लगता कि स्कूलिंग का मकसद अकेला आपको नौकरी देना नहीं था, पर हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ज़्यादातर फोकस इसी बात पर किया कि आगे जाकर कोई कौन सी जॉब लें। अक्सर हमसे पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। हना जोन्स कहती हैं हमारा मेन फोकस मॉनेटरी टर्म पर था, हमने किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया। तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, हम पैसे कमाते हैं और सरकार एक दिन आराम से प्यार से टैक्स बढ़ा देती है या नया कानून ले आती है। जो भी आप खेती कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उस पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। राजनीति हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि लेनी है कि नहीं, ये हमारी ओनली वे हेड है। अगर मैं पूछूं कि ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट सबसे शुरू हुआ है, कब से इंसान में इस पर ध्यान दिया है, तो आप में से कुछ कहेंगे कि भाई ये तो शुरुआत से है। नहीं, सर्च ये कहती हैं ये शुरुआत से नहीं है, ये इंसान बनने से पहले जब वो एक चिंपैंजी था तब से राजनीति हो रही है। और हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो भाई दूर ही रहेंगे इससे, हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, हमें इससे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। आप कुछ भी करते रहिए, आप पैसे कमाते रहिए, कल को कोई आएगा 8 बजे और बोल जाएगा कि जितने पैसे कमाए हैं वो तो कागज़ के टुकड़े हुए, आप अब नया पैसे कमाइए या इसको चेंज कीजिए। या कोई कानून ले आएगा कि आप भाई
खेती कर रहे हैं, कल से कानून आएगा भाई सारी खेती हम किसी प्राइवेट को वेंडर को दे रहे हैं, वो सारी खेती करेगा, आप चुपचाप बैठिए। इसलिए ये एक ऑप्शन नहीं है। एक और विचारक है वास्लो, उन्होंने पिरामिड ऑफ नीड बनाया। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें सबसे नीचे है मेन, जिसके बगैर हम एक दिन भी नहीं जी पाएंगे, पानी, हवा, खाना। और जैसे जैसे ऊपर होते जाते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि अगर किसी ने को सेक्स ही नहीं मिला, वो सेक्स इंटीमेशन के बारे में क्या जानता है। जब तक ये गेम की तरह है, जब तक आप एक लेवल पार नहीं करोगे तो दूसरा लेवल खुलेगा नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि यार इतना महान बंदा था, इतना तरक्की थी, इतने पैसे था, उसने आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि वो अगले नेक्स्ट लेवल पर था, जहां पर वो उसके पास पैसा दौलत सब था पर फैमिली नहीं थी। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ नीचे रहता है, हम उसको उसके तरफ देख ही नहीं पाते। तभी तो हम होता है कि देखते हैं कि गरीब यार देश के बारे में क्यों नहीं सोचते, वोट क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका नेक्स्ट लेवल ही नहीं खुला है। वो कैसे जान लेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है? जब तक इंपॉर्टेंट डालेगा तब तक टाइम निकल चुका होगा। इसलिए यहूदी, उनके पास बहुत पैसा था, हर जगह हर एक देश में थे, बहुत पैसा था। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तब उनको पता चला कि भाई हम पैसे से ज्यादा हमें अपना देश चाहिए। ऐसे ही जो हमारे पंजाब से जा रहे हैं देशों में, एक दिन वो वापस आना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास पैसा तो होगा लेकिन सोशल नहीं होंगे, वो उनके पास अपना देश नहीं होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम तो सबको पता है, इसमें बताने वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन मेन जो, जहां मैंने अभी तक इसको सर्च किया, मैं 2001 से इसके पीछे में हूं और मैंने सच देखा कि मेन प्रॉब्लम जो इसमें है वो है ठहराव। राजनीति ठहर गई है आज़ादी से, वहीं पर रुकी हुई है। 1950 की वहीं पर पड़ी है। इसमें कोई चीज़ नहीं आया। चेंज के नाम पर क्या आया? सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने अपना विचार चेंज किया। किसी पार्टी, कोई नई पार्टी आती है, जैसे पहले सी पार्टी थी, वो कहती थी कि भाई हम अच्छे लोग हैं, हमें वोट दीजिए। बी पार्टी, हम ईमानदार हैं, हमें वोट दिए। अब ये ए पार्टी आ गई है, वो कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें वोट दिए। ऐसे कोई और आ जाएगी, वो कहेगी हम प्रो मैक्स कट्टर ईमानदार, हमें वोट दीजिए। फिर और आएगी अल्ट्रा प्रो मैक्स ईमानदार, हमें वोट दीजिए। भाई नाम चेंज करने से क्या काम चेंज हुआ? क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। जैसे मैंने शुरुआत की थी फोन से, 5G फोन। अब 5G फोन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिम चेंज करना पड़ेगा, मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है आपको सब्सक्राइबर भी चेंज करना पड़े। लेकिन उधर कंपनी को अपने टावर चेंज करने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पड़ेंगे, वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 5G फोन मिलेगा। सिर्फ नाम देने से तो नहीं हो सकता, सिर्फ कह देने से तो ईमानदार नहीं हो सकता। मैं भी ईमानदार हूं, जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सभी ईमानदार हैं। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या कर लेंगे? ईमानदार ही रहेंगे। इन्होंने किसी भी पार्टी में कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। अब ये स्ट्रक्चर चेंज क्या हो सकते हैं? चलिए इस पर विचार करें। पहला, एक चपड़ासी भी रखना होता है तो इनको टेस्ट भी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए, उसके ऊपर केस ना हो। लेकिन जब कोई एमएलए रखना है तो आप, जब कोई मिनिस्टर बनना है, यहां पर अनपढ़ बंदे बन जाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, और तड़ी पार बंदे बन जाते हैं होम मिनिस्टर, और 10 पढ़े बन जाते हैं प्रधानमंत्री। कोई क्वालिफिकेशन का कुछ नहीं है। यार आपको नहीं लगता है यार कि जो आईएएस ऑफिसर है उनके साथ जाति होती है, उनको समझाना कितना मुश्किल होता होगा यार? वो इतना पढ़ाई करके वो करके लगा है और एक अनपढ़ बंदा आ गया, भाई समझाओ उसको। जैसे एक संसद में बात चल रही थी कि भाई डैम बना दोगे तो बिजली तो निकाल लोगे आप, हैं? क्यों डैम ला रहे हो? अब ने जब बिजली निकाल ली तो हमारी किस काम का वो पानी? ये हालत होती है। हमें नहीं पता लगता, जब आईएएस ऑफिसर बात करते हैं तो उसे तब पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है।
पहला जो मेन होना चाहिए था वो होना चाहिए था, भाई क्वालिफिकेशन देखो, टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, फिर रखो। नहीं, यहाँ तो भाई एक जेल में भी बंदा वोट के लिए खड़ा होता है पर वो वोट नहीं दे सकता। देखो क्या हमारी सिस्टम का कमाल है कि आप जेल से जीत सकते हो, वोट बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, लेकिन वोट नहीं दे सकते। मैंने देखा कि हमारी सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके पीछे उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, जिसके कारण वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है दुनिया की। सिलेक्शन प्रोसेस को देखा तो पता लगा वो एक विचारक थे प्लेटो, उसके थ्योरी पर काम कर रही है। प्लेटो का कहना था कि हमारी सोल 3 कैरेक्टर से बनी है, जो है रीज़न, करेज और एपिटाइट। आर्मी हमेशा वो बंदों को चुनती है जिनमें करेज ज़्यादा होता है और इसी के कारण वो दुनिया की बेस्ट आर्मी में गिनी जा रही है। उसी की तरह हमें जो भी कैंडिडेट चुनना है वो उसका रीज़न वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आजकल ज़्यादातर वो नेता चुने जाते हैं जिनमें एपेटाइट है, भूख है, जिसके कारण वो इतनी रिश्वत लेते हैं और वो सिर्फ अपने ही देखते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। अगर हम ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिनमें रीज़न ज़्यादा है तो वो देश के लिए सोच पाएंगे। हमें कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रखना पड़ेगा जिसमें हम रीज़न वाले पर्सन को चुन सकें, ना कि एपेटाइट वाले पर्सन को। अब दूसरे सुधार की बात कर लें। अमेरिका में एक बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी, वहाँ पर जब भी किसी ने पार्टी ने टिकट देनी है अपने कैंडिडेट को, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनसे वो पूछते हैं कि भाई कौन कौन खड़ा होगा। जैसे सपोज करो 2 या 3 बंदे खड़े हो जाते हैं और उनकी वो वोटिंग कराते हैं। कई राज्यों में तो वो वोटिंग ना कि सिर्फ उनके जो पार्टी के मेंबर हैं उसमें नहीं, पूरी पॉपुलेशन में होती है कि आप भी वोट कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है, हो सकता है आपके साथ हुआ। कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी गलत में खड़ी हो गया। पार्टी तो बहुत अच्छी है पर कैंडिडेट गलत दे दिया इन्होंने। भाई चॉइस देते ही नहीं है, ये तो थोपते हैं हमारे पर। और कई बार तो ऐसा होता है, एक कैंडिडेट पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन में था, वहां पर उनको पता लग गया कि यार ये तो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो पार्टी वो कहता है कि मेरी तो टिकट चेंज कर दो, मुझे तो फलाने जगह से दे दो, मैं वहां से नहीं लड़ना चाहता जहां से जीत के आया हूं। क्यों? क्योंकि लोग मुझे जाने लग गए हैं, मुझे वोट नहीं देंगे। और यार ये तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यार। ये तो देखो उनके लिए जो कार्यकर्ता इतने मेहनत कर रहे हैं उनको भी ऑप्शन दी जाए कि भाई हम भी वोट में खड़े होंगे, हमारा अगर हमने वहां पर इतना काम किया है, हो सकता है हमें ज़्यादा लोग पसंद करें और कितनी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। देखो पार्टी में फूट नहीं पड़ेगी। जो भी बोलेगा कि भाई मैं मुझे टिकट, हाँ तुम भी ले लो भाई, तुम भी ले लो, खड़े हो जाओ, हमारे वोटिंग से पहले एक वोटिंग होगी, जो जीत गया वो ठीक है। कितनी अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं तीसरे सुधार की, मनी। इस गवर्नमेंट की अगर मैं सबसे बुरी बात बोलूं जिसने इस मतलब कि हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बात की है, वो है अलाउ करना बॉन्ड से पैसे लेने के किसी भी कंपनी के। पहले कई रुकावटें होती थी कि कौन पार्टी को फंड देगा, कैसे देगा, क्यों देगा। अब तो कितना भी फंड दे सकते हो आप। और अगर ये मैं कहूं कि रिश्वत लीगलाइज हो गई है, ये 100% सच होगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। रिवल सिर्फ इतनी सी बात है कि इंडिविजुअल को नहीं आप रिश्वत दे सकते लीगली, हाँ पार्टी को दे सकते हो। अब यार अगर आपकी पार्टी को किसने 100 करोड़ रुपया दे दिया तो वो क्या 1000 करोड़ का काम नहीं लेगा आपसे? 100 करोड़ क्यों देगा? आप पर 100 करोड़ रुपए की शर्त लगा रहा है कि आप जीतोगे तो हमारा काम करोगे, वो भी शर्त है। 100% उसको भी नहीं पता कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो अगर शर्त लगती है तो 100 का तो 1000 बनेगी बनेगा। हमारे गुरुओं ने एक बहुत अच्छी चीज चलाई, लंगर।
जब शुरू हुआ था तब एक राजा आया, उसने बोला यार तुम लोगों से क्या इकट्ठा कर रहे हो, हैं किसी से दाल ले रहे हो, चावल ले रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैं राजा हूं, यहां से मेरे से ले लंगर चला। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये लंगर जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी पार्टी हो जिसने फंड लेने हैं तो फंड की मैक्सिमम लिमिट हो, ताकि यार जो फंड वाला बंदा है ना वो प्रेशर ना बिल्ड कर सके आपके ऊपर कि भाई मेरा काम कर दे, तो मैंने तो पैसे दिए हैं, हम जिससे लेंगे उसी कि जैसे सपोज करो कि आपने 5,000 की लिमिट कर दी, भी 5,000 की लिमिट कर दी, चलो ठीक है 5,000 लो, कैसे भी चला लो यार। आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आपको कोई बड़ी बड़ी रैली करने की जरूरत नहीं है, तो आपके सोशल मीडिया ही इतना है, लोग इतने समझदार हैं, वो आपको वोट जरूर देंगे, ये मेरा मानना है। जितनी भी इन पॉलिटिकल पार्टी को रिश्वत मिलती है डोनेशन के रूप में, वापस कर देती है टैक्स रिबेट के रूप में, वो भी 100%। वाह रे राजनीति, हमारा सर और हमारी ही जुत्ती। अब आते हैं चौथे सुधार की तरफ। आपको क्या पता है कि आपके पास हाफ वोट है? नहीं, शायद नहीं पता होगा। जहाँ तक लोगों को नहीं पता था, मेरे साथ के कोलीग को नहीं पता था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद वो शॉक हुए थे कि हैं हमारे पास हाफ वोट है। जी हाँ, जब आज़ादी हुई तो उन्होंने पार्टी जो सत्ता में थी, उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको पूरी वोट दे देंगे तो नई नई पार्टी आने लग जाएंगी, नई पार्टी हमसे कंपटीशन करेंगी, इसलिए उन्होंने हाफ वोट दिया। पहले मेरा भी इतना ध्यान नहीं था यार, इससे इतने नुकसान हो जाते हैं। देखो बिहार की जनता के साथ क्या हुआ, उन्होंने नीतीश को वोट दी सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के साथ था। हो सकता है वो बीजेपी को वोट दे के जिताते, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब नीतीश ने बीजेपी का छोड़ के दूसरे का पल्ला पकड़ लिया। भाई वो तो नहीं चाहते थे लोग, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हाफ वोट है हमारे पास। और वहाँ शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी, लेकिन लोगों ने उनको वोट तो नहीं दिया था, उस पार्टी को तो उन्होंने वोट नहीं दिया था, क्योंकि हाफ वोट के चलते पार्टियों की मजबूरी हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ गठबंधन करें। अगर लेकिन हमारे पास फुल वोटिंग सिस्टम होगा तो गठबंधन की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे कि कई पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ा होनी चाहती हैं पर एक साथ जुट नहीं रही हैं, भाई अलग अलग आइडियोलॉजी है। जैसे घर में हमारे मुझे साउथ इंडियन पसंद है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ मैं कहता हूँ मैं तो साउथ इंडियन इडली डोसा खाऊंगा, तो घर वाले बोलते कि एक को पंजाबी पसंद है, दूसरे को चाइनीज पसंद। यार इसका मतलब थोड़ी है कि भाई अलग अलग विचार है, अगर विचारों के कारण आप नहीं सिलेक्ट हो रहे तो ये तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बुरा है कि हमारा देश ही अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषा, अलग अलग खाने से खाने को, और यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई हम वोट ऐसे दो जो पॉपुलर हो, जो जीतता हो उसको दो, दूसरे को दोगे जो अलग विचार रखेगा तो आपकी वोट ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि आपके पास हाफ वोट दिया है हमने, और खुद इन्होंने फुल वोट है इनके पास। इसको ज़्यादा जानना है तो मेरे वीडियो में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिए। अब सुधार नंबर 5 की बात कर लें। जितने भी मैंने सुझाव दिए ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये लास्ट वाला सुझाव ही है जो इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। यही कारण है कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आपको भी इनके बारे में जानकारी होगी, इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि कोई भी अपने आप को नहीं निकालेगा कि भाई मैं तो पास ही नहीं कर पाता, मेरे पास तो मार्क्स ही कम है। जब से इंसान सोशल हुआ है, रहने लग गया, तब से शुरुआत में क्या था, खुद ही किसान था, खुद ही योद्धा था, खुद ही शासक था, सब कुछ खुद था। फिर एवोल्यूशन हुआ, थोड़ा और आगे आए तो किसान अलग हुए, सेना अलग हो गई, लेकिन सेना पुलिस वही थी, प्रशासक भी वही थे। फिर और हुए, सेना अलग कर दी, प्रशासक थोड़े से अलग हुए, फिर और आगे, फिर जैसे अंग्रेज आए उन्होंने अलग अलग कर दी, नेवी अलग कर दी, पॉलिटिक्स सिस्टम अलग कर दिया, लेकिन वो जो उनके योद्धा थे वही उनके शासक थे, वही डिसीजन मेकिंग था, और सारा पुलिसिंग
और जुडिशरी मिले हुए थे एक के साथ। फिर जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ तो सारे अलग अलग कर दिए। लेकिन अब बारी आ गई है, अब समय आ गया है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें दो विंग बनाएं। एक विंग है जो सिलेक्शन करेगा, जो उनकी प्रमोशन देखेगा, जो उनको जेट करेगा, जहाँ उनके ऊपर निगरानी रखेगा कि ये गलत काम ना करें। वो जैसे कि दो होंगे, एक कोर कमेटी होगी, एक उनके सिलेक्शन मेंबर होंगे। जो कोर कमेटी के मेंबर है कभी वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। थोड़ा विचार अटपटा लग रहा है, समझना मुश्किल होगा, लेकिन मूलभूत कारण यही है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अभी कर क्या रहे हैं, हम ये मानते हैं कि जो शासक है, जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है आपका, अगर उसको गलती होगी वो खुद ही को सजा दे देगा। भाई ये इंसानी फितरत है, कोई अपने आप को सजा नहीं देता, कोई अपनी गलती नहीं मानना, अपने मानिए कि ये तो मानते ही नहीं है क्योंकि इनका काम ही यही है। तो इसमें हमें अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कोर कमेटी होगी जो सब चीज़ों का ध्यान रखेगी, वो सिलेक्शन का ध्यान रखेगी, जो मैंने आपको स्टेप बताए उनको फॉलो करेगी, और वो कभी भी इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी। वो अलग अलग पोजीशन में बन सकती है, उसमें और भी हो सकते हैं कि ताकि हम इसकी लिमिट, कोर कमेटी की लिमिट को कंट्रोल में रखें। जब ये डिवाइड होगा तब ही एक अच्छी पार्टी बन पाएगी और हमारे आम लोगों के हक में काम कर पाएगी। बस बेसिक बात यही है कि जो पार्टी बनाने वाले हैं, जो पार्टी चलाने वाले हैं, वो बिल्कुल अलग रहेंगे। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सिर्फ वो किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको प्रमोट करना है और किसको करना। अब आखिरी सुधार क्या हो सकता है, जो मैं पहले करना था लेकिन अभी बाद में बता रहा हूं आपको, कि एक होता है प्रमोशन। अब यहाँ किसी की भी प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन किस बेस पर होती है कि भाई उसने चुनाव जीता है 2 बार, इसलिए उसको प्रमोट करके मंत्री बना दो, या वो इस फलाने फलाने गुट का, उसको मंत्री बना दो। उसकी परफॉर्मेंस पर कभी भी उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगता, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। मैं चाहता हूं कि ऐसी पार्टी हो जिसमें प्रमोशन इस बेस पर हो उसने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितने दिन काम किया, उसकी जनता ने हर एवरी 6 मंथ उसकी एवेल्यूशन हो। 100 बंदे जनता से भी करे और कोर कमेटी भी करे कि भाई ये इसने ये काम किया है, और 6 महीने के बाद रिजल्ट आए कि भाई आपके इतने परसेंटेज चल रही है, आपके इससे परसेंटेज, और हर एक इलेक्शन के बाद 30 to 40% ड्रॉप किया जाए, नए बंदे आए, हर एक बार नए बंदों को मौका मिले कि वही ना बन के बैठे रहें या उसी परिवार के ही बनते रहें। जब तक हम नए बंदों को एंट्री नहीं देंगे तब तक हम एक अच्छा देश नहीं बना पाएंगे। जितने बंदे आते रहेंगे जाते रहेंगे उतनी नॉलेज और उनको रहेगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई घपला कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, कहाँ हो सकता है। और कितनी अच्छी बात होगी यार, प्रमोशन आपका बेस है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आप अच्छा काम करोगे तो ये आगे बढ़ पाओगे। जैसे अक्सर प्राइवेट कंपनी आगे क्यों निकल जाती है, वहां पर परफॉर्मेंस बेस इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होती है, और यहाँ चापलूसी बेस। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा मकसद है इस पार्टी के लिए, जो मैंने अभी पार्टी आपके सामने रखी कि ये इसमें चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत मुश्किल है। 2 साल से ऊपर का समय लगा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, और इतने विद्वान लोग थे, जितनी हमने बुक्स नहीं पढ़ी उन्होंने लिखी हुई थी। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि जो मैंने लिखा है, मैंने नीचे अपना लिंक दे रखा है, आप में से कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ लिंक में जाके गूगल फॉर्म भर लीजिए। और साथ में मैंने एक उसका लिंक भी दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या आगे आगे हम सुधार कर सकते हैं, ताकि 2-3 सालों में मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाऊँ। अगर आपने टाइटल पर ध्यान दिया हो तो मैंने उसमें लिखा था नीचे ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी कंपनी एक फ्रेमवर्क तैयार करके देती है, उसको सब मिलकर डेवलप करते हैं। ये इतने अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, आजकल की सब कंपनियों के सर्वर इस पर चल रहे हैं, क्योंकि ये आम
जनता के लिए उपलब्ध हैं तो सारी कमियां दूर हो जाती हैं और इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं रहती है कि जिससे इसमें कोई वायरस घुस पाए। इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम निकालें और इसको वीडियो को अकेला शेयर ना करें बल्कि डिस्कस करें सबके साथ और इसकी जो भी कमियां हैं जहां इसमें कुछ एडिशन करना है तो प्लीज़ वो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर अपनी इनपुट दें और इसको और बेटर बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 या 2 सालों में हम ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाएंगे और लोकल लेवल पर इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट रन करें ताकि उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल कमी हो वो भी दूर हो जाए और इन फ्यूचर कोई पॉपुलर बंदा या फेमस पर्सन कोई पार्टी बनाना चाहे तो इसको एज ए ब्लूप्रिंट यूज़ करे ताकि हमें ऐसे नेता मिलें जो हमारे देश को ऐसा देश बनाएं कि हमें बाहर जाना ना पड़े बल्कि महाराजा रंजीत सिंह की टाइम की तरह बाहर से लोग यहाँ आए। आप अपना सुझाव दे सकते हो कि पार्टी का क्या नाम होगा, लोगो क्या होगा, कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसके सिलेबस में टेस्ट में क्या आएगा और बहुत सारी चीज़ें जितनी डिटेल में हो सके। आप में से अगर किसी को अभी भी मेरी बात समझ नहीं लगी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, हो सकता है उसके बाद आपको समझ आ जाए। चलो आंखें बंद कीजिए, नहीं आंखें बंद कीजिए, स्क्रीन कुछ नहीं, मैं ब्लैक कर देता हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी शादी होती है, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छा आपका कारोबार चल रहा है और आपके एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा बहुत सुंदर है, सभी यहाँ प्रेज कर रहे हैं। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने लग जाता है, टीचर बड़ी तारीफ करते हैं बच्चे की, यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। बच्चा आपका बड़ा हो जाता है, 6 फुट गबरू जवान, आपको नाज होता है कि यार मेरा बच्चा है, कॉलेज जा रहा है, बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत वो कर रहा है, बहुत अच्छे विचार हैं, अपनी बात बड़ी आसानी से कह देता है, अच्छा भाषण भी दे लेता है। आपकी वाइफ बातें करने लग जाती है, आपको रात में बात कर दी कि भाई अब इसके लिए लड़की ढूंढ लें, और वो आपके साथ विचार शेयर करती है कि ऐसी लड़की होनी चाहिए और मैं ये उसकी शादी पर ये काम करूँगी, ये गीत गाऊंगी। और फिर आपको एक दिन पता लगता है कि आपके जो बेटा था उसने सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन में बम फेंक दिया है और सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको डर है कि कहीं आपके बच्चे को कोई फांसी ना लगा दे, पर आपका डर सच होता है। सरकार उसको फांसी लगाने का कह देती है और दिन मकर कर रही है कि उस बच्चे को, आप अपनी वाइफ को बहुत समझाते हैं कि ये अपने पूरे देश के लिए ये कर रहा है, ये हमारे लिए या आपके लिए नहीं कर रहा है, हमें उसको फक्र होना चाहिए। उसकी माँ भी कुछ हद तक समझ आती है। फिर जिस दिन फांसी देनी थी उससे एक दिन पहले फांसी दी जाती है, उसके शरीर को टुकड़े कर करके फेंक दिया जाता है। उसकी माँ को आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक तरह का मान भी होता है। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो इसने काम किया वो कर नहीं पाया। ऐसा बच्चा होना आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। समय बीत जाता है, उसकी जिसके लिए उसने शहादत दी है वो आपको, आपके देश को मिल जाती है, आप आज़ाद हो जाते हो, सभी उसकी प्रेज करते हैं। अब कई साल बीत गए, आपके एक मोहल्ले में से कोई बंदा आता है, आपसे बातें करते करते बोल देता है कि यार क्यों याद कराया हमें, उससे टेस्ट नहीं निकल रहा है, क्यों बेकार में जान दी, अच्छे होते हम गुलाम रहते। क्या अभी भी आप ये सोच रहे हो कि जो चल रहा है वो सही है? आपका दिल बड़ा हो सकता है, मेरा दिल इस बात में बहुत ही छोटा है, इसलिए कुछ ना करने से बेटर है कुछ करना।
धन्यवाद।